हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आई एम आल्सो वेरी गुड। स्टूडेंट्स, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हम चैप्टर पढ़ रहे थे व्हाई डू वी फॉल इल। ठीक है, उसके बारे में हमने काफी कुछ चीजें पढ़ ली हैं। ये मान लीजिए कि अभी 5 से 10 मिनट में आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी और अपन जो अपनी पावर बूस्टर क्लास और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को आज उठाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लास्ट कंटेंट हमने कहाँ छोड़ा था? देखो, हमने हेल्थ पढ़ ली, डिजीज पढ़ ली, कॉजेस पढ़ लिए, टाइप्स पढ़ लिए, प्रिवेंशन पढ़ लिया। अब लास्ट में देखो, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो डिजीजेस हैं ये आपके ब्रॉड सिलेबस में नहीं है अभी। ठीक है, ये भी आपके ब्रॉड 9th के सिलेबस में नहीं है। इनका जो डीप वर्जन है वो आप 11th में पढ़ोगे, या अपन कहें कि लिंक्ड जैसे जैसे चैप्टर्स होंगे वैसे वैसे आपको पढ़ने में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर डिजीज का मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगी, मैं एक ओवरऑल ट्रीटमेंट की स्ट्रेटेजी समझाऊंगी कि अगर आपको कोई भी बीमारी होती है, अगर आप फॉल इल हो जाते हो, यू आर फीलिंग सम अनकंफर्ट चेंजेस, तो आपको किस किस तरीके से ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ता है। देखो, ट्रीटमेंट आप कब लोगे? देखो, ट्रीटमेंट की सिर्फ एक सीक्वेंस समझ लो, पूरे चैप्टर की समरी ही आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। ठीक है, देखो ट्रीटमेंट की समरी में क्या है, अपन ने मान लो कि किसी भी तरीके से कोई भी इंफेक्शियस एजेंट को बॉडी के अंदर ले लिया, क्योंकि जब तक आप बीमार नहीं पड़ोगे ट्रीटमेंट क्यों ही लोगे। ठीक है, कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट है, ठीक है, उस इन्फेक्शियस एजेंट में आप क्या क्या ले सकते हो? देखो, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, ठीक है, और वर्म्स मान लो। ठीक है, अब ये तो इन्फेक्शियस एजेंट है। मान लो ये किसी भी तरीके से आपकी बॉडी में एंटर कर गए। किन किन तरीकों से कर सकते हैं? एयर, वाटर, डायरेक्ट कांटेक्ट, ये होगा स्टूडेंट डायरेक्ट कांटेक्ट, इनडायरेक्ट कांटेक्ट, इनडायरेक्ट कांटेक्ट, या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट। ये चीजें इन जरियों के थ्रू आपकी बॉडी में क्या कर सकती हैं? एंट्री ले सकती है। ठीक है, अब इन्फेक्शियस एजेंट एंटर इनसाइड योर, लिख देते हैं आपकी बॉडी में। 2 मिनट के लिए कंसीडर करते हैं एग्जाम्पल को। एंटर इनसाइड योर बॉडी। ठीक है, अब एंटर इनसाइड योर बॉडी का मतलब क्या होता है? देखो, आपकी बॉडी में जब भी कोई इंफेक्शियस एजेंट घुसेगा, आपकी बॉडी क्या करेगी? आपकी बॉडी ये कोशिश करेगी कि मैं इसको अनकंफर्ट चेंजेस लाने से पहले ही क्या कर दूं? किल कर दूं। यही करूंगी। ठीक है, तो आपकी बॉडी क्या करेगी? बॉडी ट्राई टू किल दैट infectious, try to kill that infectious agent by its own। अब by its own कैसे करेगी? by its own करने का मतलब होता है by immune, कल पढ़ाया था मैंने, by immune system, your body natural defense, body immune सिस्टम पूरी कोशिश करेगी कि इस सिस्टम के अंदर जितने भी ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो एक्ट कर रहे हैं, जो आपके इन्फेक्शियस एजेंट को पकड़ेंगे, टारगेट करेंगे और उसे क्या करेंगे? किल करेंगे। लेकिन ये चीज क्या हो गई? आपकी बॉडी में फेल हो गई। मान लो आपकी बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम उठ ही नहीं पाया।
उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट ही नहीं कर पाया, या दो चीजें हो सकती हैं, या तो डिटेक्ट ही नहीं कर पाया या डिटेक्ट कर पाया पर मार नहीं पाया। दोनों चीजों में आप क्या करोगे, इम्यून सिस्टम को फेल कर दोगे। अगर इम्यून सिस्टम फेल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दैट इन्फेक्शियस एजेंट या दैट एजेंट will create some unwanted changes, that is disease। और उस डिजीज का आप क्या करोगे, ट्रीटमेंट लोगे ना, ठीक है। अब देखो एक ही चीज को मैं वापस से अगर रिपीट करके एक्सप्लेन करूं, देखो आपका ट्रीटमेंट पार्ट यहीं जाके खत्म हो गया। अगर आप अनवांटेड चेंजेस फेस करोगे तो वो आपके लिए सिम्टम्स हो जाएंगे। अब अगर आपको लगेगा कि ये जो अनवांटेड चेंजेस सिम्टम्स मेरे में क्रिएट हो रहे हैं ये अब आपसे क्या बेयर नहीं हो रहे हैं, झेले नहीं जा रहे हैं, आप क्या करोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर को अपने सिम्टम्स बताओगे, डॉक्टर अपनी एक्सपर्टाइज नॉलेज से एक्सपीरियंस से क्या करेगा, उसे साइंस की फॉर्म में गेन करेगा, फिर इन्वेस्टिगेशन करेगा, फाइनली डिजीज का नाम बता देगा। और उस डिजीज की प्रॉपर्टी की वजह से देखो आपकी बॉडी में अगर कोई बैक्टीरिया वायरस घुस रहा है तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली वो कहां अटैक कर रहा है, ब्लड के थ्रू ही हर जगह अटैक करेगा। वेरियस सेल्स को कर सकता है, टिश्यू को कर सकता है, ऑर्गन को कर सकता है, लेकिन वाया उसका पाथवे क्या होगा, ब्लड ही होगा, ब्लड के थ्रू ही जाएगा। तो इन्फेक्शियस एजेंट का मेन टारगेट साइट क्या है आपकी बॉडी में, पहले ब्लड है। और भी ऑर्गन्स आते हैं क्योंकि मेन ऑर्गन्स जगह हैं शेल्टर के लिए, फूड के लिए, हर जगह अपनी बॉडी में उसको प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। तो ब्लड टेस्ट क्यों कराता है डॉक्टर, क्योंकि ब्लड में कोई भी चीज अगर सर्कुलेट हो रही है ब्लड के थ्रू ही चीज जाएगी तो वो उसे क्या कर लेगा, इजीली डिटेक्ट कर लेगा, पकड़ लेगा। तो देख रहा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया एक इन्फेक्शियस एजेंट है, उस एजेंट की वजह से आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो उस बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को समझ के डॉक्टर आपको वैसा ट्रीटमेंट देगा। बैक्टीरिया का बैक्टीरिया से रिलेटेड देगा, फंगस का फंगस देगा। अब मान लो वायरस में आप बैक्टीरिया दोगे तब भी हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया के आसपास सेल वॉल होती है, वो उसे बचाव करके रखती है। अब एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स में ये प्रॉपर्टी होती है कि आप उस सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करो, देन द बैक्टीरिया विल किल एंड देन यू विल कम आउट विद द सेम योर हेल्थ। पर ऐसी कोई प्रॉपर्टी वायरस में नहीं है। तो हर इन्फेक्शियस एजेंट के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को समझ के हम उसके ट्रीटमेंट को देते हैं। और जनरली ट्रीटमेंट आर गिवन बाय एक्सपर्टाइज डॉक्टर्स, जिनको उस पर्टिकुलर चीज की नॉलेज होती है, जो इसकी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके चैप्टर का जो लास्ट कंटेंट था ट्रीटमेंट वो भी कंप्लीट हो चुका है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। Students, have you noted down? Okay, this will complete the theoretical portion of this chapter. चैप्टर का नाम क्या चल रहा था, Why do we fall ill? थ्योरेटिकल टॉपिक मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। देखो हम हर थ्योरी के कंटेंट्स को पढ़ने के बाद, चैप्टर के पूरे थ्योरी के कंटेंट्स के पढ़ने के बाद हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, पावर बूस्टर क्लास। पावर बूस्टर क्लास मतलब, पावर बूस्टर क्लास का मतलब ये होता है कि आपको कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी ध्यान में रखने चाहिए और कुछ समरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, so students we have completed our theoretical portion of the chapter why do we fall ill। हर चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या स्टार्ट करते हैं, पावर बूस्टर क्लास और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आज हम अपनी पावर बूस्टर क्लास में क्या पढ़ेंगे, देखो इस चैप्टर में क्या है, द डिजीजेस आर वाइड स्प्रेड एंड वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड का ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो बीमार नहीं पड़ा होगा कभी। हर बीमारी आपको एक इन्फेक्शियस एजेंट से हो रही है, वो इन्फेक्शियस एजेंट्स भी वाइड स्प्रेड है। द बैक्टीरियाज हैव लार्ज कॉलोनीज, फंगाई के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो हर कोई ना कोई माइक्रोब अगर आपके लिए हार्मफुल है तो उसमें आपको कुछ ऐसी चीजें पढ़ने को मिलेंगी जो बहुत ज्यादा क्या होंगी, स्पेशल होंगी। ठीक है स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास, पावर बूस्टर क्लास। सम वाइटल फैक्ट्स अबाउट डिजीजेस, कुछ ऐसे सच है बीमारियों के बारे में जो आपको नहीं पता होंगे पर आज आपको जानने को मिलेंगे। डेंगू फीवर इज अ वायरल डिजीज हुज वेक्टर इज एडीज एजिप्टी।
वेक्टर मैंने क्या बताया था, कोई इंसेक्ट हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई एक लार्ज साइज्ड एनिमल या ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिसकी बाइटिंग की वजह से या जिसके कांटेक्ट में आने की वजह से आपको इन्फेक्शियस एजेंट क्या हो रहा है, मिल रहा है। ठीक है, तो उसी का एक बीमारी है डेंगू फीवर जो कि वायरस से होती है। और ये वायरस जब तक देखो, एडिस इजिप्टी इज अ डे टाइम बाइटिंग मॉस्किटो, मतलब रात में शायद इस मॉस्किटो की एक्टिविटी नहीं हो पाती होगी। तो जनरली आपको डेंगू का बीमार, देखो डेंगू क्या है, बीमारी का नाम है, और डेंगू में बुखार बहुत तेज आता है, तो उसको पूरा नाम क्या दे दिया, डेंगू फीवर। ठीक है, अब ये मॉस्किटो है, इसके अंदर वायरस भरा हुआ है। ये मॉस्किटो जिसका नाम एडिस इजिप्टी एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा है, एक वेक्टर की तरह शो हो रहा है, और उस मॉस्किटो के अंदर इन्फेक्शियस एजेंट वायरस के फॉर्म में है। तो जब ये मॉस्किटो आपको बाइट करेगा तो वायरस आपको मिल जाएगा, और उस वायरस की वजह से आपको डेंगू फीवर नाम की बीमारी हो जाएगी। देखो उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, वर्ल्ड टीबी डे, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है, 24 मार्च। इट इज अ जीके पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1962। The WHO has announced a new treatment and management regimen, directly observed treatment short course DOTS। मतलब जो हमारे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो टीबी का एक इलाज निकाला, उस इलाज को क्या बोलते हैं, डॉट्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स फॉर द कंट्रोल ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट प्लाग, ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट प्लाग, and for reducing the threat of multi-drug resistant strains in the next decade, that is regimen। regimen मतलब a course of medical treatment, diet or exercise follow to improve one health। ट्रीटमेंट का तो मतलब होता है कि दवाइयां देना। आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको दवाइयां दी, दैट इज द ओनली ट्रीटमेंट। पर रिगिमेन क्या होता है, रिगिमेन मतलब पेशेंट की साइकोलॉजी समझना, उसको थोड़ा इमोशनल सपोर्ट देना कि तुम ठीक हो जाओगे, डोंट गो इन डिप्रेशन, उसको मेडिसिन देना, उसकी डाइट और एक्सरसाइज को करना, क्योंकि देखो बीमारी में आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती, हो सकता है उस तरीके से भूख नहीं लगती जिस तरीके से नॉर्मल लगती है। एक एक्टिविटी रिड्यूस होने के कारण इफ यू आर डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज, आपके एक्सरसाइजेस छूट जाती हैं। तो ये ओवरऑल जो सिनेरियो फॉलो किया जाता है किसी पेशेंट को ठीक करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, रिगिमेन। The incidence of tetanus in India is about 30 to 50 per 1 lakh। 1 लाख आदमियों में 30 से 50 आदमियों को टिटनी की बीमारी होगी ही होगी। नियोनेटल टिटनस कैरीज अ मोर्टेलिटी टाइप ऑफ 90%। अगर बचपन में आपको टिटनस हो जाए तो 90% डेथ ही होती है। बिबोनिक प्लाग इज कम्युनिस्ट टाइप ऑफ प्लाग। प्लाग क्या होता है, मैं कह सकती हूं चूहों के काटने से, या मान लो कि चूहों ने आपके खाने पे मुंह मार लिया और आपने अगर वो खाना खा लिया तो यू विल फॉल इल फॉर दी प्लाग। इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम ऑफ द जीनस यर्सीनिया पेस्टिस। मतलब चूहा एक वेक्टर हो गया, चूहे के अंदर बैक्टीरिया है यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया तो बैक्टीरिया की एक स्पीशीज है, या मैं कह सकती हूँ जीनस का नाम है यर्सीनिया, एक बैक्टीरिया की जीनस है, उसमें वेरियस स्पीशीज आती हैं, पेस्टिस, सैंग्यूनेरी, ये सब क्या है, स्पीशीज के नाम है। ठीक है, तो उस जैसे हम ह्यूमन बींग्स एक जीनस है, लेकिन हमारे अंदर बहुत सारी कास्टिज्म है, जैसे सिंधी है, पंजाबी है, कायस्थ है, तो ये क्या है, स्पीशीज है कि भाई सिंधी का अलग कस्टम है, ब्राह्मण्स का अलग कस्टम है, कायस्थ का अलग कस्टम है, लेकिन आप एक ही ह्यूमन बींग हो। भाई 2 हाथ है, 2 कान है, एक मुंह है, बाल है, सब कुछ आपके क्या है, सिमिलर ही है सब लोगों में। कुछ कुछ फर्क, इसे कलर कैसा है, किसी की हाइट कैसी है, पर जनरली आप एक ह्यूमन बींग की कैटेगरी और जीनस में ही आते हैं। तो उस चूहे के अंदर जो एक वेक्टर की तरह आपको शो हो रहा है, उसके अंदर क्या बैक्टीरिया कैरी कर रहा है, यर्सीनिया पेस्टिस। तो अगर उसके काटने से या वाया इनडायरेक्ट से वो बैक्टीरिया आपके अंदर घुस गया तो आपको क्या हो जाएगा, प्लाग की बीमारी हो जाएगी। इंसिडेंस ऑफ डायरियल डिजीज। डायरिया क्या होता है, सिंपल कहें तो लूज मोशंस,
डायरिया क्या होता है? लूज मोशन। वॉट एवर द एक्सक्रीटा यू आर रिमूविंग फ्रॉम योर बॉडी वो हार्ड स्टूल्स की फॉर्म में होता है। तो एक तो क्या उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और उसकी सॉलिडिटी क्या हो जाती है? लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो जाती है। इंसिडेंस ऑफ डायरियल डिजीज इज हाईएस्ट इन आंध्रा एंड उड़ीसा स्टेट्स ऑफ इंडिया। हेपेटाइटिस बी इज मोर डेंजरस देन एड्स। देखो डेथ तो दोनों में ही होती है। एड्स जिसको हो गया वो कभी भी बच नहीं सकता, लेकिन डिजीज का लाइफ स्पैन एड्स में ज्यादा है। जैसे एड्स का वायरस आपकी बॉडी में घुस गया तो आपको सिम्टम्स ही 7-8 साल बाद नजर आएंगे, तो कम से कम 7-8 साल तो जी गए। उसके बाद आप थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट भी लोगे तो हो सकता है आपका लाइफ स्पैन 2-3 साल और बढ़ जाए, मतलब एटलीस्ट यू कैन सर्वाइव फॉर 10 ईयर्स। पर हेपेटाइटिस में क्या होता है? अगर हेपेटाइटिस बी का वायरस चला गया तो ज्यादा से ज्यादा आप 1-1.5 साल या बहुत ही कम एज तक आप क्या कर सकते हो? जी पाते हो, लाइवलीहुड को निकाल पाते हो। मलेरिया डे 20 अगस्त। द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम दैट इज ICDS ऑफर्स अ सीरीज ऑफ सर्विसेज टू कंट्रोल न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। एक प्रोग्राम बनाया गया है, एक एसोसिएशन बनाई गई है गवर्नमेंट के थ्रू ICDS। कभी कभार ये सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट भी होती है। जिन बच्चों को ढंग से खाना नहीं मिलता, जो माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में चले गए हैं, जिनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहे, प्रोटीन से मिल रहे, उनकी बॉडी श्रंकन हो रही है, द मसल्स आर नॉट डेवलपिंग, द बोन्स आर वीक, उनको प्रॉपर देखो खाना खाने का मतलब नहीं, खाना खाने का मतलब है कि आपको अच्छे से न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। जो आपकी बॉडी मांगती है वो उसको मिलना चाहिए, अनवांटेड मत दो बॉडी को, ठीक है। तो अगर ये प्रोग्राम क्यों चलाया गया है? जिससे कि बच्चों को ढंग से न्यूट्रिशन फूड मिले और उनका एनर्जी ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या हो, दिन ब दिन अच्छा हो जाए। हेल्थ सेंटर्स डिस्ट्रीब्यूट टैबलेट्स ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड अमंग विमेन। देखो सब आयरन क्यों जरूरी है विमेन के लिए? क्योंकि जनरली जो हीमोग्लोबिन का कंटेंट होता है आपके ब्लड में, जो रेड केयरिंग पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से भाई हीम क्या है? आयरन कंटेनिंग ग्लोबिन। तो उस आयरन के ऊपर ऑक्सीजन बैठ के आपके सेल्स को मिलता है। तो ऐसा बोलते हैं कि गर्ल्स में बॉयज के कंपैरिजन हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है, दैट मीन्स आयरन की कमी है, ठीक है। अब एज वी ऑलरेडी नो दैट गर्ल्स अंडरगो मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल इन विच सम ऑफ द ब्लड रिमूव्स फ्रॉम देयर बॉडी, ठीक है। विमेन्स प्रेग्नेंट होती हैं, उस टाइम पे काफी सारी चीजें उनके डेवलपिंग फीटस को मिल जाती है। तो ले दे के सारे फैक्टर्स ये कंट्रीब्यूट करते हैं कि फीमेल्स हैविंग लेस आयरन कंटेंट देन दी मेल्स। तो उनको क्या है, अगर आयरन बॉडी छीन रही है या आयरन बॉडी नहीं बना पा रही है या बना रही है, यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो आप क्या है एक्सप्लिसिटली टैबलेट्स के थ्रू फीमेल्स को, विमेन्स को क्या करो, आयरन दो, ठीक है। Among women and children to prevent anemia, vitamin A is also given to children orally under various schemes. World Health Organization in the year 1978 has defined health to be a state of complete physical, mental and social well-being, जो definition में आपको लिखा चुकी हूँ, and not merely the absence of disease or infirmity. हेल्थ का मतलब क्या होता है? फिजिकली बंदा फिट होना चाहिए, मेंटली उसका स्टेटस अच्छा होना चाहिए और सोशली भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बीमारी नहीं है। दैट इनेबल्स वन टू लीड अ सोशली एंड इकोनॉमिक प्रोडक्टिव लाइफ। अगर आप सोशली अच्छे होंगे, अगर आप जैसे जॉब में जाते हो, ठीक है, आपके बॉस आपको बहुत से चीजें सुनाता भी है, हमेशा एक सीनियर जूनियर को सिखाने की कोशिश करता है, डांट भी पड़ती है। अब अगर आप छोटी छोटी बातों में गुस्सा करके जॉब चेंज करोगे और एक लिमिट बाद आपको जॉब ही नहीं मिल रही है, तो आपकी जॉब की वजह से आप मनी कमाते हो, यू हैव योर इकोनॉमी, यू हैव योर कैपिटा इनकम। तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, उस हेल्थ में सारे फैक्टर्स अच्छे हैं, तो डेफिनेटली आपकी इकोनॉमिक एक रिचनेस लाइफ भी क्या होगी, अच्छी होगी। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। बिकॉज ऑफ वेट लॉस ऑफ एड्स पेशेंट, दिस डिजीज को स्लिम डिजीज। एड्स में क्या होता है? अनवांटेड वेट लॉस हो जाता है। क्योंकि अब आप बोलोगे मैम क्यों वेट लॉस हो रहा है? देखो ये है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स में। तो एड्स में क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम खत्म हो गया है। तो जब आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम खत्म हो गया, दैट मीन्स योर बॉडी इज अलाउइंग बैक्टीरिया टू अटैक, अलाउइंग वायरस टू अटैक, फंजाई टू अटैक। तो एड्स एक खुद में कॉम्प्लेक्स बीमारी है। मतलब सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? बहुत सारी मल्टीपल बीमारियां लगना, मल्टीपल सिम्टम्स आना,
ठीक है। तो एड्स में क्या है, इम्यून सिस्टम र्यून हो जाता है, सेल्स काम करना बंद कर जाते हैं, तो कोई भी किसी भी टाइम पे अगर इन्फेक्शियस एजेंट घुस जाएगा तो आपको डिजीज हो जाएगी, ठीक है। तो उस डिजीज में जैसे मान लो कि बहुत सारी डिजीजेस लग गई, योर बॉडी इज नॉट एक्सेप्टिंग दी फूड, तो अनवांटेड वेट लॉस हो जाता है और पेशेंट बहुत पतला स्लिम दिखता है, इसलिए क्या बोलते हैं, स्लिम डिजीज। So that's complete your all these special points. Now move on to the summary. Anything that prevents proper functioning of cells and tissue lead to lack of proper activity of body. Cells खाना लेते हैं, एनर्जी देते हैं, सेल काम करना बंद कर जाएंगे तो बॉडी की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, गड़बड़ा जाएंगी। Health is a state of being well enough to function well physically, mentally and socially. It is a state free from illness or injury. बॉडी इस सिचुएशन में हो, फिजिकली अच्छे दिखो, सोशली एक्सेप्टेबल बनो एंड योर मेंटल स्टेटस शुड बी अप्रोप्रिएट। डिजीज इज अ डिसऑर्डर इन अ ह्यूमन, एनिमल और प्लांट कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, डाइट और बाय फॉल्टी फंक्शनिंग ऑफ अ प्रोसेस। बॉडी का अगर कोई भी सिस्टम या जिस तरीके का नेचुरल प्रोसेस काम कर रहा है वो अगर काम नहीं कर रहा या काम करना बंद कर जाएगा तो आपको क्या हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। The word disease is originated from an old French word dis-ease, meaning lack of ease. जो कंफर्टेबल लेवल आप रोज फील कर रहे हो या जीते हो वो चीज आपको आज नहीं मिल रही है। पब्लिक क्लीनलीनेस इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। अब मान लो कि आप अपना घर तो बहुत ज्यादा साफ रखते हो लेकिन बाहर गटर खुला हुआ है, गंदगी फैल रही है, तो अगर आपकी पब्लिकली भी सफाई नहीं है, पब्लिकली क्लीननेस नहीं है, तो भी आप डिजीजेस के करीब चले जाते हो। गुड इकोनॉमिक कंडीशन एंड जॉब्स आर नीडेड फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। आपके पास जॉब होगी, आपके पास मनी होगा, तभी तो बाहर जाके आप फूड खरीद सकते हो। फूड खरीदोगे तभी तो वेरियस न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे। An acute disease is identified as one which comes on rapidly and could be dangerous. Example cold and cough. ठीक है, देखो acute disease लगी कम टाइम के लिए लेकिन उसके एक्शन क्या होते हैं, बहुत ही फ्रीक्वेंट होते हैं क्योंकि उसको पता है ना स्पेन कब मिला है, तो जो भी एक्टिविटी फटाफट कर दो। तो कभी कभार एक्यूट डिजीज डेंजरस हो भी सकती है। A chronic disease is one that lasts for a long time. ट्यूबरकुलोसिस, देखो लॉन्ग टाइम वाली डिजीजेस डेंजरस होती हैं लेकिन उनका असर बस फर्क ये है कि बहुत बाद में नजर आता है। मींस कुछ टाइम तक आप बहुत टाइम तक नॉर्मल रहोगे, देन आपको एबनॉर्मेलिटी क्या होगी, फील होगी। एक्यूट में आपको कुछ ही टाइम में फील हो जाएगी। ड्रिंकिंग ऑफ अनक्लीन वाटर इज फर्स्ट लेवल ऑफ कॉज ऑफ डिजीज, लैक ऑफ गुड नरिशमेंट इज सेकेंड लेवल ऑफ कॉज ऑफ डिजीज, लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज इज थर्ड लेवल ऑफ कॉज ऑफ डिजीज। ढंग से खाना नहीं लेना, ढंग से पानी नहीं पीना, बेकार का खाना खाना, बेकार का पानी पीना, और भी अगर आप पब्लिकली आपकी हेल्थ, बाहर की हेल्थ सही नहीं है तो ये सब चीजें आपको डिजीज डेफिनेटली कर सकती हैं। तो दे आर एक्चुअली अंडर द कॉजेज ऑफ डिजीज। Diseases which are caused by infectious agents such as microbes equals to pathogen are called infectious diseases. That is cholera, diabetes, high blood pressure, cancer, etc. are non-infectious diseases of human beings. Antibiotics are the chemicals produced by bacteria and fungi to kill the pathogen. They kill microbes by blocking their vital biochemical pathways such as cell wall formation, protein synthesis, etc. देखो वो है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, बायो मतलब लाइफ, तो कोई भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो लिविंग हैं और मेरी ही बॉडी को हार्म कर रहे हैं, उनके क्या कर दो आप, एंटी चले जाओ। तो केमिकल्स प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई टू किल पैथोजन। इन एंटीबायोटिक्स को आप बैक्टीरिया से भी बना सकते हो, मतलब बैक्टीरिया की कोई प्रोसीजर के थ्रू भी आप मेडिसिन बना सकते हो, फंगाई को लेके आप मेडिसिन बना सकते हो, और यही और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आपकी बॉडी में एंटर करके क्या करेंगे, किल करेंगे। तो किल माइक्रोब्स बाय ब्लॉकिंग देयर वाइटल, वही सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर दो, प्रोटीन खत्म कर दो। अगर आपका कोर
जिसकी वजह से आप जी रहे हो, डीएनए मटेरियल, सेल वॉल जिसकी वजह से प्रोटेक्शन मिल रही है, सब खत्म हो जाएंगी तो आप अपनी लाइवलीहुड को जी नहीं सकते हो। Infectious diseases can be spread by various means such as air, water or physical contact. HIV/AIDS patient died due to various secondary infections. आ गया इम्यून सिस्टम कम है तो बाकी की सारी बीमारियां क्या हो रही हैं, आपको लग रही हैं। In them the virus tends to destroy the immune system of the patients. Antibiotics cannot kill viruses. They combat the viruses. Macrophages of our body secrete interferons. आपकी जो एंटीबायोटिक्स होती हैं जनरली ये बैक्टीरिया के लिए ज्यादा यूजफुल है, वायरसेस के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि वायरसेस को मारने के लिए आपको कुछ और चाहिए, मतलब शायद इनमें कोई सेल वॉल नहीं है तो डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, तो एंटीबायोटिक को समझ में नहीं आ रहा। इनके लिए क्या है, इंटरफेरॉन्स की जरूरत है। इंटरफेरॉन्स एक तरीके से केमिकल्स बोल लो, मैसेंजर्स बोल लो, एंजाइम्स बोल लो, जो कि ऐसी कुछ चीजें छोड़ते हैं जो वायरस को, भाई वायरस क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, मल्टीप्लाई करता है अपने नंबर को बढ़ाने के लिए। वो इंटरफेरॉन्स उस वायरस पे जाके उसको इनहिबिट करते हैं कि या तो मैं तुम्हें मार दूंगी या मैं तुम्हें मल्टीप्लाई नहीं होने दूंगी, जिससे कि डिजीज की सिवियरिटी और स्प्रेड क्या हो जाए, दिन ब दिन कम हो जाए। The ability of an organism to resist a particular infection is called immunity. A specific immune response functions by recognizing particular chemicals known as antigens. ठीक है, आपकी बॉडी का डिफेंस है कि कोई भी अगर फॉरेन एजेंट आता है तो मैं उसे किल कर दूंगी। पर अगर आप इम्यून सिस्टम के बेसिस पर ये बात करो तो कोई भी अगर फॉरेन एंटीजन आपकी बॉडी में आ रहा है या फॉरेन एजेंट आपकी बॉडी में आ रहा है इन दी फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन, आप उसे एक एंटीजन कहोगे। ठीक है, और बॉडी जब खुद से नेचुरल डिफेंस करेगी तो अपने अंदर कुछ ऐसी दवाई बनाएगी, खुद से कोई दवाई बनाएगी जो उस एंटीजन को क्या करेगा, किल करेगा। उस दवाई को क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज। क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज। These antigen interact with the protein molecules produced by the host, the immunoglobulins और antibodies। क्या बता, these देखो, इसको अगर प्रॉपरली मैं आपको समझाऊं एक बार पहले तो मैं ये बोल सकती हूं, इम्यून सिस्टम है, ठीक है, मैं ये कह सकती हूं कि ये आपकी बॉडी का क्या है, इम्यून सिस्टम है। ये क्या है, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम है। ठीक है, अब इम्यून सिस्टम क्या करना चाह रहा है, ये आपकी बॉडी में एंटीजन घुस गया। एंटीजन कोई भी इंफेक्शियस एजेंट हो सकता है, एंटीजन कोई भी इंफेक्शियस एजेंट हो सकता है। अब इसके लिए क्या है, बॉडी प्रोड्यूसेस, बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी इसको मारने के लिए, नेचुरली एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज एक्चुअली कुछ भी नहीं है, प्रोटीन्स की बनी हुई रहती हैं। प्रोटीन में भी कौन सा प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन। कौन सा प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन। चूंकि इम्यूनिटी के लिए है तो इम्यूनो, और प्रोटीन का नेचर क्या है, ग्लोब्यूलिन्स, तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। Once bound, the cell bearing the antigen is more easily ingested by the phagocytic cells such as neutrophils and macrophages. देखो, आपके इम्यून सिस्टम में सेल्स हैं। कौन से सेल्स होंगे, मारने वाले। फेजेस मतलब खा जाओ, फैगोसाइट कर लो, मैक्रो मतलब बड़े। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सेल्स आपकी इम्यून सिस्टम में हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं और उन्हें क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। Vaccines have been developed to combat a variety of bacterial diseases, tetanus, diphtheria, whooping cough, measles and polio. ये diseases recurrent हैं, बार बार हो रही हैं, बार बार ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, हो सकता है प्रिवेंशन भी नहीं ले पा रहे हो तो वैक्सीन लगा लो। इनका खुद का वीकेंड पैथोजन डाल दो, जिससे कि जब ये एक्चुअल पैथोजन आए तो वो वीकेंड पैथोजन उसको क्या कर दे, बॉडी से गेट आउट कर दे। ओके स्टूडेंट्स, दिस विल कंप्लीट योर होल पावर बूस्टर क्लास। इस पावर बूस्टर क्लास में मैंने आपको बहुत सारे अच्छे जीके के पॉइंट ऑफ व्यू वाले स्पेशल पॉइंट्स लिखाए हैं और समरी भी हाथों हाथ मैंने आपको कवर
करवाइए। तो अभी एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस बाकी होते हैं, तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, सो वी मेट अगेन। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे व्हाई डू वी फॉल इल, देखो उसमें थ्योरी कंप्लीट हो गई थी, पावर बूस्टर क्लास भी कंप्लीट हो गई थी। अब लास्ट में क्या बचेगा? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ना स्टूडेंट्स आपके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो आजकल आप दुनिया भर की फ्रेशर्स बुक उठा लो, लेकिन दी बेस इज एनसीईआरटी। तो यू हैव टू नो दी ईच एंड एवरी लाइन इन थरो ऑफ दी एनसीईआरटी। तो उसके कुछ क्वेश्चंस को अगर हम चैप्टर वाइज उठाएं तो क्या है, देखो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस में हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। आई थिंक वी आर हैविंग 10 to 11 क्वेश्चंस। तो लिसन दी क्वेश्चन एंड आंसर वेरी वेरी केयरफुली। स्टेट एनी 2 कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। आंसर, आपके लिए ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जो एक अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है? द 2 कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ आर, फर्स्ट, बेटर सैनिटेशन और क्लीन सराउंडिंग। साफ सुथरा मकान, गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना, अनवांटेड डस्ट नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर जो आपका ये एक्सक्रीटा मैटर है ये डिस्चार्ज और डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। सेकंड, अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट एंड न्यूट्रिशियस फूड। अब आप घर में सफाई तो बहुत अच्छी रखते हो लेकिन खाना नहीं खा रहे हो, ठीक है, न्यूट्रिशन फूड नहीं ले रहे हो, अनवांटेड बैड फूड ले रहे हो, तो इन दोनों की वजह से आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं क्या हो सकती है? खराब हो सकती है। लेकिन अगर ये दोनों चीजें अप टू डेट होंगी तो यू विल डेफिनेटली लीड अ गुड एंड हेल्दी लाइफ। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट एनी 2 कंडीशंस एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज। डिजीज फ्री रहने के लिए, कोई बीमारी नहीं लगे, ऐसी क्या क्या कंडीशंस हम फॉलो कर सकते हैं? आंसर, नंबर 1, लिविंग इन हाइजीनिक इन्वायरमेंट, साफ सुथरे माहौल में रहना चाहिए। दूसरा, गेटिंग वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज। अगर आपके आसपास ऐसी कोई बीमारियां हैं जो एक से दूसरे में चली जाती हैं, रेकरेंट है, प्रिवेंशन नहीं ले पा रहे हो, बार बार ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, तो आप क्या करो, उसका वैक्सीनेशन ले लो, बाहर से प्रिवेंशन ले लो, जिससे कि आप उस पे बीमार नहीं पड़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। आर द आंसर्स टू द अबव क्वेश्चंस नेसेसरीली द सेम और डिफरेंट? व्हाई? अगर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को मिलाएं तो बात तो एक ही बोली ना। अगर आप साफ सुथरे मकान में रहोगे, अपने आसपास साफ सुथरी चीजें रखोगे, गंदगी नहीं करोगे, अच्छे से खाना लोगे, ठीक है, और जो भी बीमारियां आपको परेशान कर रही हैं आप उनसे बचाव लोगे, तो ले दे के या तो आप एक हेल्दी लाइफ गुजारोगे या डिजीज फ्री गुजारोगे। ये तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो गया ना कि या तो आप हेल्दी हो सकते हो और डिजीज फ्री। अब मैं आपको कह रही हूं कि डिजीज फ्री होने का ये मतलब नहीं है कि आप हेल्दी हो, ठीक है। आंसर बाबा, क्वेश्चन 1 and 2 आर इंटरकनेक्टेड बट डिफरेंट। कनेक्शन है लेकिन फिर भी अपने अंदर एक डिफरेंस है, एक डिफरेंस लेके चल रहे हैं कि नहीं, लिंक्ड है पर फिर भी अपन लोग अलग अलग है। इट इज बिकॉज बीइंग डिजीज फ्री डज नॉट मीन हेल्दी, यही जो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट एनी 3 रीजंस व्हाई यू वुड थिंक दैट यू आर सिक एंड ऑट टू सी अ डॉक्टर। आपको किन वजह से ऐसा लगेगा कि मैं बीमार पड़ गई हूं और मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? इफ ओनली वन ऑफ दीज सिम्टम्स वर प्रेजेंट वुड यू स्टिल गो टू द डॉक्टर? व्हाई एंड व्हाई और नॉट? ये कुछ सिम्टम्स दिए गए हैं, इनको पढ़िए और समझिए कि इन सिम्टम्स की वजह से ये जो चेंजेस आपको फील होंगे, इसको देख के आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेट्स सी द ऑप्शंस। द फॉलोइंग 3 सिम्टम इंडिकेट आर डिजीज एंड अर्ज अस टू गो टू सी डॉक्टर। नंबर 1 देखते हैं, हैविंग हेडेक, शिवरिंग एंड बॉडी टेम्परेचर। सर दर्द हो रहा है, बॉडी कांप रही है, बॉडी का टेम्परेचर गिर गया। हैविंग डायरिया, लूज मोशंस,
हैविंग अ वाउंड विथ पस, आपको एक चोट लग गई जिसमें पस भर गया है. इफ ओनली वन ऑफ द अबव 3 सिम्टम्स वर प्रेजेंट वी स्टिल वुड हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर. अगर इनमें से कोई भी आपको होगा डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. इट इज सो बिकॉज ऑल द 3 symptoms मेड अस अनकंफर्टेबल एंड bedridden for some time due to attack of some diseases. अगर मान लो आपने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया, ये सिम्टम्स आप पे और ज्यादा हावी होते गए, शुरुआत में आपको इतनी दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन आगे चल के ये आपको क्या कर देंगे, बीमार, बहुत बीमार कर देंगे. ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आ रहा है तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को क्या करना चाहिए, विजिट कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको आगे बीमार होकर विजिट नहीं करना पड़े. क्योंकि एक तरीके से आप बीमारी हो गए हो, आपकी बॉडी में चेंजेस शो हो रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 5. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डू यू थिंक द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ आर लाइकली टू बी मोस्ट अनप्लीजेंट. ठीक है, पहला क्या है, देखो ये 3 केसेस बताए हैं. इन तीनों केसेस में क्या करना है आपको, जैसे पहला केस है इफ यू गेट जॉन्डिस, आपको पीलिया हो गया है. इफ यू गेट लाइस, लाइस का मतलब क्या होता है, जुएं पड़ जाना सर में. इफ यू गेट एक्नी, चेहरे पे मुहासे होना. तो ये तीनों चीजों में आप अपनी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व करोगे ये बताया है. देखो पहले पढ़े, इन केस ऑफ जॉन्डिस देयर वुड बी अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडी. पीलिया होने के कारण बॉडी के अंदर जो भी सिम्टम्स शो होंगे या उसके जो इफेक्ट होंगे वो ज्यादा समय तक आपको महसूस होते रहेंगे. जॉन्डिस इज द रिजल्ट ऑफ अ डिजीज कॉल्ड हेपेटाइटिस कॉज्ड बाय अ वायरस. जॉन्डिस वायरस की वजह से होती है. इन जॉन्डिस आर लिवर इज अफेक्टेड एंड इट टेक्स मोर टाइम टू रिकवर फ्रॉम दिस डिजीज. इसमें जनरली जॉन्डिस आपको होगा गंदा खाना या गंदा पानी पीने से. कुछ भी अगर आप खाते पीते हो वो आपकी लिवर से पास होके जाता है. तो अगर आप इन्फेक्टेड फूड लोगे, इन्फेक्टेड वाटर लोगे तो कहीं ना कहीं वो इन्फेक्शन आपके लिवर को भी मिल जाएगा और दिन ब दिन आपके लिवर के सेल्स डिजेनरेट हो जाएंगे, उनकी फंक्शनल एक्टिविटी दिन ब दिन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. तो अगर आपका लिवर अफेक्ट हो गया तो मेनली आपका खाना ढंग से नहीं पचेगा, प्रॉपर जो एब्जॉर्प्शन होता है जो ब्लड के थ्रू फिर सेल में जाता है वो भी थोड़ा सा क्या होगा, दिन ब दिन घट जाएगा. बाय टेकिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट अंडर सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर. जॉन्डिस और पीलिया जैसी बीमारी, देखो लिवर आपका बहुत ही बड़ा और वाइटल ऑर्गन है, तो अगर उसमें कोई इन्फेक्शन या चेंजेस हो रहे हैं तो उससे रिकवर होने में भी आपको क्या होगा, टाइम लगेगा. तो क्रॉनिक डिजीज प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा जब जाके आप रिकवर हो पाओगे. इन कंट्रास्ट टू जॉन्डिस, lice can be removed easily with short treatment and so the acne. Both of these do not produce long term effect on the body. बालों में जुएं पड़ गई, मेडिसिन डाल लो, कंघी से निकाल लो, एक्नीज हो गए, कुछ टाइम में ठीक हो जाएंगी. लेकिन मतलब बालों में जुएं पड़ना और चेहरे पे एक्नीज होना एक एक्यूट टाइप की बीमारी, कुछ दिन के लिए हुई और ठीक हो गई. बीमारी इसलिए बोल रही क्योंकि चेंजेस महसूस होंगे, अनकंफर्ट फील होगा. लेकिन जॉन्डिस में लॉन्ग टर्म है, लंबे समय तक आपको उसको झेलना पड़ेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. वाई वी आर नॉर्मली एडवाइज टू टेक ब्लैंड एंड नरिशिंग फूड व्हेन वी आर सिक. जब हम बीमार पड़े तो खास तौर पे हमें कहा जाता है कि आप न्यूट्रिशियस फूड लो, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट, मैक्रो माइक्रो सब लो, बस लो. व्हेन वी फॉल सिक, वन और मोर ऑर्गन सिस्टम डू नॉट फंक्शन नॉर्मली. कोई ना कोई एक अंग आपका ढंग से काम नहीं कर रहा होगा जब भी आप बीमारी की अवस्था में होते हो. एज अ रिजल्ट वी लॉस एपेटाइट एंड डू नॉट हैव प्रॉपर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिड्यूस हो रही है, खाना ढंग से नहीं जा रहा है तो पच नहीं रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ढंग से उस खाने को डिटेक्ट करके जूसेस उस पर नहीं डाल पा रहा है, एंजाइम्स काम नहीं कर पा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर में नहीं टूट रहा है और वो सिंपलर फूड ब्लड को नहीं मिल रहा है तो ब्लड सेल को नहीं दे रहा है, सेल को नहीं दे रहा है तो एनर्जी नहीं आ रही तो हम वीक हो रहे हैं. सिकनेस मेक्स अस वीक.
Therefore, we are advised to take bland and nourishing food during sickness. Such a food can be easily digested and replenish our lost vitamins, minerals and other nutrients along with energy. Bland food का मतलब ये होता है कि जनरली आप फूड को क्या करो, जैसे उबाल के ले लो, ठीक है, या फिर आप वही फूड लो जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स हो. अदर देन कोई भी जंक फूड वगैरह, ये जो भी चटपटी चीजें हैं, ये क्या करो, आप कम लो. What are the different means by which infectious diseases are spread? Infectious diseases are generally spread through air, through water, through sexual contact, through vectors, example mosquito, through physical contact with the affected person, through articles or formite borne, beading, utensils, clothes, etc. of use of an infected person. कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट एयर के थ्रू घुस सकता है, पानी के थ्रू घुस सकता है, जो बंदा बीमार पड़ रहा है उसको छूने से हो सकता है, उसके द्वारा यूज की हुई चीजों से हो सकता है, डायरेक्ट सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकता है, किसी मच्छर के काटने से हो सकता है जो उस इन्फेक्शियस एजेंट को कैरी कर रहा है. डेंगू फीवर वायरस से हुआ, वायरस एजीज मॉस्किटो में बैठा हुआ है, तो ले दे के हुआ किससे, मॉस्किटो से, लेकिन करने वाला कौन था, वायरस. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट प्रिकॉशंस कैन टेक इन योर स्कूल टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस. भाई स्कूल में क्या है, आप पास पास बैठते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलते हो, तो इन्फेक्शन सबसे ज्यादा छोटे बच्चों को स्कूल में फैलता है. तो क्या क्या ऐसे मेजर्स लें कि इन्फेक्शंस एक दूसरे में नहीं फैले. Following precautions can be taken in the school to reduce the incidence of infectious disease, जैसे providing clean drinking water, educating students about the causes of infectious diseases such as cholera, hepatitis, flu, AIDS, etc. पानी साफ सुथरा दीजिए बच्चों को, ठीक है. उसके बाद जो भी इन्फेक्शियस डिजीजेस किस किस तरीके से फैलती हैं वो उन्हें समझाई जाए, जिससे कि उन्हें भी ये बात समझ में आ जाए कि इन केस अगर इस आदमी को ये डिजीज है तो हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं. वैक्सीनेशन ऑफ स्टूडेंट्स अगेंस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज फ्रॉम टाइम टू टाइम. अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये बच्चों को लग सकती है, ये एक दूसरे को लग सकती है, तो बच्चों में क्या करो, आप पहले ही उस चीज का वैक्सीन डाल दो, जिससे कि वो भी नहीं बीमार पड़े हों और उस बीमारी से वो और लोगों को बीमार भी नहीं करें. फिर प्रॉपर सैनिटेशन और क्लीन एनवायरनमेंट इन स्कूल एंड इट्स सराउंडिंग टू इरेडिकेट वेक्टर. मच्छर, मक्खियां, जानवर ये सब नहीं होने चाहिए, बिकॉज इफ एनी काइंड ऑफ pathways present to transmit the infectious agents, the infection can easily spread from one diseased person to the other healthy persons easily. By not allowing the affected students, example, a student suffering from viral disease called measles and chickenpox to attend the class till they recover from infectious diseases. अगर किसी बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो भी गया है तो स्कूल वाले उसे खुद से छुट्टी दे दें कि आप नहीं आए, जिससे कि वो मैक्सिमम बच्चों को बीमारी नहीं फैला सके. उस टाइम पे उसे थोड़ा मोरल सपोर्ट दीजिए, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट दीजिए कि ठीक है जो तुम्हारा सिलेबस बाकी है मैं कंप्लीट करा दूंगी, इरिस्पेक्टिव उसका मोरल डाउन करना या डिप्रेशन में डालना, क्योंकि वो बच्चा डर के मारे स्कूल आएगा तो बीमारी सबको फैला देगा. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज इम्यूनाइजेशन. मैंने तो कल ही आपको बता दिया था. इफ वन पर्सन हैज चिकन पॉक्स वंस, देयर इज नो चांस ऑफ सफरिंग फ्रॉम इट अगेन. This happens because when the immune system first sees an infectious microbe, it responds against and then remember it specifically. देखो, आपका इम्यून सिस्टम एक मेमोरी बेस्ड सिस्टम है. मेमोरी मतलब एक बार जिसकी फोटो खींच ली दिमाग में, जिंदगी भर वो फीड रहेगी. अगर किसी आपकी बॉडी में बैक्टीरिया घुसता है, वो डिटेक्ट कर लेगी कि ये अनवांटेड आदमी घुस आए, ठीक है एक बार घुस गया तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं घुसने दूंगी. अगर उस टाइम पे बॉडी का नेचुरल सिस्टम जागता है तो ठीक है, तब भी मरेगा बैक्टीरिया, फिर भी उसको याद रहेगा. फिर अगर नेक्स्ट टाइम आया तो बीमार नहीं पड़ने दूंगी. या अगर लंबे समय तक बीमार पड़े हो तो कम समय में ठीक हो जाओगे. या अगर आपको लग रहा है कि यही बैक्टीरिया रेकरेंट फॉर्म में आ रहा है और अब इम्यून सिस्टम जवाब ही नहीं दे पा रहा है, मेमोरी है लेकिन स्टिल इट इज अलाउइंग, तो आप वैक्सीनेशन ले लो. वैक्सीनेशन में भी
आप उसी ही पैथोजन को डाल रहे हो वीक करके, जिससे कि वो आपकी बॉडी में चेंजेस नहीं क्रिएट कर सके, जिससे कि जब एक्चुअल इन्फेक्शन आए तो वो एक्चुअल इन्फेक्शन को मार दे या घुसने नहीं दे। तो ले दे के आपने क्या कर लिया है, इम्यून सिस्टम को एक मेमोरी दे दी है कि नहीं ये गलत है, ये वापस नहीं आना चाहिए। This happens because when the immune system first sees an infectious microbe, it responds against it and then remembers it specifically. So the next time that particular microbe or its close relative enter the body, या उससे मिलता जुलता कोई उसका सगा संबंधी घुस जाएगा, the immune system responds with even greater vigor. एक बार देख लिया, अब नहीं आने दूंगी अंदर, तो क्या हो जाएगा, उसको देख उसको गुस्सा आ जाएगा कि नहीं अब तो बिल्कुल ही नहीं आने दूंगी। तो डिफेंस एक्टिविटीज क्या हो जाएंगी नेक्स्ट टाइम, और ज्यादा स्पेसिफाइड तरीके से अच्छी हो जाएंगी, एंड डेफिनेटली दैट फॉरेन एजेंट विल नॉट अलाउ इनसाइड आवर बॉडी। वाइगर मतलब गुस्से वाली, तेजी से। दिस एलिमिनेट द इन्फेक्शंस इवन मोर क्विकली देन द फर्स्ट अराउंड। दिस इज द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन। Now, what are the immunization programs available at the nearest health center in our locality? Which of these diseases are the major health problems in your area? देखते हैं स्टूडेंट। At the nearest public health center in our locality, following childhood immunization programs are available. बचपन में टीका क्यों लगाते हैं कि जिससे कि बच्चों की इम्यून सिस्टम शुरुआत में बहुत डल होती है, बच्चा पैदा ही हुआ है, ग्रुप ऑफ सेल्स इतने नहीं डेवलप हैं, तो बीमार पड़ने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो पहले ही इम्यूनिटी डेवलप कर दो कि आगे भी बीमार नहीं पड़े, पहले ही मेमोरी बिठा दो। जैसे फॉर प्रिवेंटिंग पोलियो, फॉर प्रिवेंटिंग टिटनस, डिप्थीरिया एंड वूपिंग कफ, फॉर प्रिवेंटिंग ट्यूबरकुलोसिस, फॉर प्रिवेंटिंग मीजल्स। ओकेजनली चिल्ड्रन सफर फ्रॉम मीजल्स इन आवर एरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ये आपकी लास्ट क्वेश्चन था एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन का। दिस इज योर लास्ट, दिस कंप्लीट योर स्लाइड्स चैप्टर एंड फाइनली चैप्टर। बहुत खुशी हो रही है कि आज चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये जो डिजीजेस के नाम लिखे हैं, देखो इसमें क्या है, ये डिजीजेस रेकरेंट हो रही होगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होगी, तो इनके जो वैक्सीनेशन है ये आपके नियर बाय हॉस्पिटल्स में खुद गवर्नमेंट सप्लाई करवाते हैं। पब्लिक मतलब पब्लिक को देने के लिए गवर्नमेंट वैक्सीन दे देगी कि लोगों को बताओ कि इस बीमारी से आप मर सकते हो, इतनी इतनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये बीमारियां फैल सकती हैं, तो आप आके इसका क्या कर दो, वैक्सीन लगा दो, टीकाकरण करवा लो, जिससे कि ये बीमारी आपको भी नहीं हो और आपके सगे संबंधियों को भी नहीं हो। तो मेजॉरिटी में ये बीमारियां आती हैं जिनकी वजह से आपको वाकई में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो इनके एटलीस्ट गवर्नमेंट वैक्सीनेशंस या टीके जो आसपास डिस्पेंसरीज हैं आपके हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हो गया, सेमी गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट में, हमेशा अवेलेबल करवा के रखती है। स्टूडेंट्स हैप्पी, आपका चैप्टर यहां आज कंप्लीट होता है। वाई डू वी फॉल इल, मैं क्यों बीमार पड़ती हूं, क्वेश्चन मार्क। I think the whole chapter at every time give you the answer of the question why do we fall ill. Contents पढ़े, हेल्थ पढ़ा, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या चीजें हैं वो पढ़ी, डिजीज पढ़ा, दुनिया भर की सारी चीजें आपने गेन करी हैं। फिर पावर बूस्टर क्लास और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया। दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर नाउ। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विथ स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।